हमें पता है एड एंड लॉरेन वॉरेन कितने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं इतिहास के। उन्होंने अपने लाइफ में कम से कम हजारों केसों पे काम किया है और उनके कुछ केसों पे तो मूवी भी बन चुकी है। कंज्यूरिंग यूनिवर्स की सारी मूवी इन्हीं के केसों पे आधारित है। अपने हजारों केसों के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एड एंड लॉरेन वॉरेन ने नोटिस किया लगभग 28 दिन लगते हैं मरे हुए लोगों के और जिंदा लोगों के बीच का पर्दा हटने में। अगर आप किसी हॉन्टेड घर में रहने के लिए जाते हैं तो पहले दिन वहां रहने वाली आत्माएं आपको वहां अपने रहने का एहसास दिलाती है। दूसरे दिन आपको कुछ आवाजें सुनाई देती है और इवेंचुअली 28 दिन के बाद आप उन्हें बिल्कुल क्लियरली देख पाते हैं। और इसे ही लॉरेन वॉरेन ने 28 डेज साइकिल का नाम दिया। वो इस पे कई और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ मिलकर प्रूव करना चाहते थे कि क्या ऐसा सच में होता है, पर इससे पहले ही लॉरेन वॉरेन की मृत्यु हो गई। पर अब उनकी पैरानॉर्मल सोसाइटी, जिसका पूरा नाम न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च है, जिसको अभी एड एंड लॉरेन वॉरेन के सन इन लॉ टोनी स्पैरा चला रहे हैं, वो इस 28 डेज साइकिल वाली थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका की 3 डिफरेंट मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन चुनी है 3 डिफरेंट स्टेट में, जहां वो 3 टीम भेजेंगे 3 डिफरेंट लोकेशन पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की, और तीनों टीमों को वहां 28 दिन बिताने होंगे और वहां की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। इस दौरान तीनों टीमों को मॉनिटर किया जाएगा कैमरे के द्वारा 24 घंटे। एड एंड लॉरेन वॉरेन का मानना था आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस 28 डे साइकिल में, तो इन तीनों टीमों को 28 दिन तक आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहना होगा। वो इस 28 दिन तक उसी हॉन्टेड लोकेशन पे रहेंगे, किसी को फोन नहीं करेंगे और इंटरनेट तक का यूज नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं बताया जाएगा कि वो किस जगह पे हैं और उस जगह का इतिहास क्या है। तीनों टीमों को आंख पे पट्टी बांधकर उनकी लोकेशन पे छोड़ दिया जाएगा। और इस तरह अगर ये 28 डे साइकिल की थ्योरी प्रूव हो गई तो भविष्य में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कैसे होना चाहिए उसको पूरी तरह चेंज कर देगा। और इसी सोशल एक्सपेरिमेंट टाइप सीरीज का नाम 28 डेज हॉन्टेड है, जो नेटफ्लिक्स पे 21 अक्टूबर को रिलीज हुई है। तो चलिए जानते हैं ये 28 डे साइकिल वाली थ्योरी सच में काम करती है या नहीं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कर दो यार, फ्री है, मुझे थोड़ी खुशी मिल जाएगी। तो ये 3 हॉन्टेड लोकेशन थी डेनवर कोलोराडो का लंबर बैरन होटल, मेडिसन नॉर्थ कैरोलिना का मेडिसन गुड्स स्टोर और प्रिस्टन कनेक्टिकट का कैप्टन ग्रांट्स होटल। इन 3 लोकेशन को इनकी डार्क हिस्ट्री और एग्रेसिव हॉन्टिंग की वजह से चुना गया था। तो पहली टीम डेनवर कोलोराडो के लंबर बैरन होटल पहुंचती है, जिसमें 3 लोग हैं। एमी, जो एक नेचुरल सेंसिटिव है और मरे हुए लोगों को देख सकती है, उनसे बात कर सकती है। अपनी इस पावर का यूज करके उसने हजारों फैमिली को उनके डेड लव्ड वंस से बात कराई है और बहुत सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प की है। और एमी का मानना है उसकी इस पावर की वजह से उसे ज्यादा खतरा है स्पिरिचुअल अटैक का। इस टीम के बाकी 2 मेंबर हैं शेन एंड रे, दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं और वो इस काम को 16 सालों से कर रहे हैं साथ मिलकर। जिस चीजों का जवाब साइंस भी नहीं दे पाती, ये उन चीजों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से। ये अपनी फैमिली को जॉर्जिया में छोड़ के आए हैं पूरे 28 दिन के लिए और इनका मानना था अगर ये 28 दिन सरवाइव कर गए तो ये इनके कैरियर की बिगेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट होगी। इस टीम को वहां पहुंचते ही नेगेटिव एनर्जी की वाइब आने लगती है, लाइक हार्ट बीट बढ़ जाना, लाइट फ्लिकर करना, दूसरे रूम से फुटस्टेप की आवाजें आना। उनको स्पेसिफिकली 2 बेडरूम से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी की वाइब आती है, जिसको देखकर एमी बोलती है यहाँ जरूर कुछ हुआ है, लाइक समथिंग ट्रॉमेटिक, लाइक किसी की मौत हुई है इस रूम में। उसको विजन भी आता है जिसमें वो एक लेडी को देखती है जिसके चेहरे से खून टपक रहा है, जैसे किसी ने उसके चेहरे पे वार किया हो। यहाँ आने वाले गेस्ट हमेशा बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारी औरतों के घोस्ट को देखा है जिनका चेहरा डिसफिगर्ड है और वो रात को हॉलवे में घूमती है और समटाइम इस होटल के 2nd फ्लोर पे। पर तीनों टीमों को इन हॉन्टेड लोकेशन की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, पर हमें एज अ ऑडियंस इनकी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ वॉइस ओवर में इन हॉन्टेड लोकेशन की रियल हिस्ट्री भी दिखाई जाती है कि ऐसा क्या हुआ था इन लोकेशन पे जो ये हॉन्टेड है। ये डिसाइड करते हैं ये अपनी इन्वेस्टिगेशन 2nd फ्लोर के इन्हीं दोनों रूम्स से स्टार्ट करेंगे आज रात। तो पहली रात को शेन इन्हीं रूम्स में से एक में एस्टेस मेथड यूज करता है पता लगाने के लिए कि यहाँ जो स्पिरिट है वो अच्छी है या इविल, और अगर अच्छी है तो क्या उनको कोई हेल्प चाहिए। एस्टेस मेथड में शेन अपनी कान पे एक हेडफोन लगाता है जो कनेक्टेड है एक डिवाइस से जिसे स्पिरिट बॉक्स कहते हैं, जो हाई रेट की रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैन कर सकता है। शेन का मानना है इन फ्रीक्वेंसी को मैन्युपुलेट करके स्पिरिट हमसे बात करने की कोशिश करती है। इस मेथड के दौरान शेन अपनी आंखें भी ढक लेता है
है। मतलब उस रूम में जो भी होगा वो ना तो शेन देख पाएगा और ना सुन पाएगा। शेन के बाकी 2 टीम मेंबर क्वेश्चन पूछेंगे स्पिरिट से और जो शेन सुनेगा हेडफोन में वो इनको बताएगा। इस मेथड के दौरान शेन से एक स्पिरिट बात करती है जो बताती है मैं मर गई हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। एमी बोलती है हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बताओ कैसे करें। जिस पे वो स्पिरिट कहती है आई किल्ड देम, दे नीड हेल्प, हेल्प अस, और अपना नाम कैरा बताती है। और फिर शेन गेट आउट सुनता है। शेन बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और डिवाइस उतार देता है। शेन बताता है सेशन के स्टार्टिंग में ऐसा लगा 2 लेडी की स्पिरिट को हेल्प चाहिए, पर सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ा ऐसा लगा कुछ और इविल स्पिरिट आई जो मुझे हार्म करना चाहती थी। फिर वो 2nd फ्लोर के दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ एमी एस्ट्रेस मेथड ट्राई करती है, जहाँ एमी क्विक मूव, ही सीज, वीआर जैसी आवाजें सुनती है और फिर गेट आउट सुनते ही वो भी डिवाइस उतार देती है। और फिर हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि इन टीम मेंबर को ये नहीं पता कि 1970 में लंबर बैरन होटल के इसी रूम में जहाँ वो एस्ट्रेस मेथड ट्राई कर रहे थे 2 महिलाओं को ब्रूटली मार दिया गया था, पर केस कभी सॉल्व नहीं हुआ और किलर कभी पकड़ा नहीं गया। दूसरी टीम भी मेडिसन नॉर्थ कैरोलिना के मेडिसन स्टोर पे पहुंच जाती है जिसमें 2 लोग हैं। ब्रांडी जो एक साइकिक मीडियम है और ये साइकिक पावर उसको अपनी माँ से मिली थी। ये पावर उसकी ग्रैंड मदर के पास भी थी। ब्रांडी के पास पावर है कि वो डेड लोगों से बातें कर सकती है और उनके लिए एक वसल की तरह काम भी कर सकती है। ब्रांडी मेडिसन स्टोर पहुंचते ही एक लेडी की घोस्ट को 2 बच्चियों के घोस्ट के साथ देख पाती है। ब्रांडी के टीम में जेरेमी है जो दिन में एक फायर फाइटर की जॉब करता है और रात में एक प्रोफेशनल डिमोनोलॉजिस्ट है। डिमोनोलॉजिस्ट बेसिकली उनको कहा जाता है जो डीमन और इविल क्रिएचर की स्टडी करते हैं। मेडिसन स्टोर को एक्सप्लोर करते वक्त उनको 2nd फ्लोर पे एक रूम मिलता है जिसको देखकर लगता है कुछ सदियों पहले ये एक फ्यूनरल होम की तरह काम करता रहा होगा, जहाँ लाशों को तैयार किया जाता है फ्यूनरल के लिए, जहाँ अभी भी कॉफिन पड़ा हुआ था। उनको वहाँ एक फैमिली फोटो भी मिलती है। ब्रांडी फोटो देखकर एक लेडी और उसके साथ 2 बच्चियों को रिकॉग्नाइज कर लेती है जिनको यहाँ आते ही उसने अपनी साइकिक पावर की हेल्प से देखा था। वो बताती है इन बच्चियों के साथ कुछ बुरा हुआ है। जेरेमी प्लान करता है वो ब्रांडी को कॉफिन में रखेगा और प्रिटेंड करेगा कि वो उसका लास्ट राइट कर रहा है, क्योंकि जेरेमी का मानना था जो कॉफिन उन्हें मिला है फ्यूनरल रूम में उसका कुछ लेना देना है उन 2 बच्चियों के घोस्ट से जिनको ब्रांडी ने देखा था। तो वो ब्रांडी को कॉफिन में डालेगा और उसका लास्ट राइट करेगा स्पिरिट को प्रोवोक और ट्रिगर करने के लिए। पहले तो ब्रांडी डर जाती है पर फिर भी वो करना चाहती है। फिर वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और रात होते ही ब्रांडी आंखों पे पट्टी बांधकर कॉफिन में लेट जाती है। ये भी एक रैमपॉड नाम का डिवाइस यूज करते हैं स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए, जो अपने एंटेना के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है और अगर कोई घोस्ट कम्युनिकेट करना चाहे तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ब्रेक करके डिवाइस को टच करना होगा। ऐसा होते ही रैमपॉड की लाइट जलने लगेगी बीप बीप की साउंड के साथ। रैमपॉड डिवाइस सेटअप करने के बाद जेरेमी फ्यूनरल प्रेयर स्टार्ट कर देता है और हम रैमपॉड डिवाइस पे बीप बीप की साउंड सुन पाते हैं। ब्रांडी बोलती है कोई मेरी सर के पास खड़ा है, ये कोई यंग लेडी की एनर्जी है, उसको कुछ हुआ था किसी आदमी की वजह से। वो आगे बताती है वो बिल्कुल मेरे चेहरे के पास आ गई है और सिर्फ देख रही है, कुछ बोल नहीं रही। इसकी फैमिली के साथ कुछ ट्रेजिक हुआ है, उन्होंने कॉफिन को चारों ओर से घेर लिया है और बोल रहे हैं गेट आउट, और वो यहीं पे सेशन एंड कर देती है। फिर हमें तीसरी और लास्ट टीम को दिखाया जाता है जो प्रिस्टन कनेक्टिकट के कैप्टन ग्रांट्स होटल पहुंच जाते हैं, जिसमें भी 3 मेंबर थे। शीन जो एक साइकिक मीडियम है जिसका मानना है सिर्फ जिंदा लोगों को ही हेल्प नहीं चाहिए, मरे हुए लोगों को भी हेल्प की जरूरत होती है। लाइक कुछ आत्माएं जो किसी कारण की वजह से इसी दुनिया में ट्रैप हो जाती हैं, उनको मुक्ति दिलाना, और वो वही कर रहे हैं। उनके अदर टीम मेंबर हैं निक एंड एरोन जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं 22 सालों से, जिनका एक अलग ही तरीका है टेक्निकल डिवाइस यूज करने का अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। कैप्टन ग्रांट्स होटल पहुंचकर एंट्री करके सबसे पहले वो कहते हैं जो भी स्पिरिट यहाँ रह रही है हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम समझते हैं तुम यहाँ ट्रैप्ड हो गए हो और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। फिर वो पूरा होटल एक्सप्लोर करते हैं। शीन जो एक साइकिक मीडियम है उसे 2nd फ्लोर और एटिक पे सबसे ज्यादा एनर्जी फील होती है। 2nd फ्लोर के एक रूम में उन्हें बिल्कुल इंटेंस नेगेटिव एनर्जी की वाइब आती है जिसपे तीनों एग्री करते हैं। एटिक में पहुंचने पे निक बताता है उसे ऐसा फील हुआ किसी ने उसका फोरहेड टच किया। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन 2nd फ्लोर के उसी रूम से स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं जहां से उन्हें नेगेटिव एनर्जी की वाइब आई थी। ये भी एक स्पिरिट बॉक्स जैसा डिवाइस यूज करते हैं स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए, पर ये साथ में एक और डिवाइस यूज करते हैं जिसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर कहते हैं। इनका मानना था हाई रेट की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए ये डिवाइस काम आती है ताकि स्पिरिट अगर कम्युनिकेट करे तो उसकी वॉइस थोड़ी तेज आए। जैसे
जैसे ही ये अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, स्पिरिट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और अपने वहां होने का इनको एहसास दिलाती है। वो एडिलेड नाम की स्पिरिट से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो इन्हें कहती है लीव हियर, शट अप, ही इज साइकिक, नो एस्केप। सेशन के बाद सीन बताता है बहुत सारी स्पिरिट एक साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हैं और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अभी तक सारी टीमें अपने अपने हॉन्टेड लोकेशन के बारे में कुछ बातें एक्यूरेटली पॉइंट आउट कर रही थी, पर वहां की कुछ पावरफुल नेगेटिव एनर्जी को उनका वहां रहना अच्छा नहीं लग रहा था। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें एज अ ऑडियंस बताया जाता है कि 28 डे साइकिल की थ्योरी में एड एंड लॉरेन वॉरेन का मानना था 2 to 7 डेज बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि आप जब ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाते हो, डार्क एंटिटी डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। वो आप पे साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अटैक करना शुरू कर देती है। वो आपकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने की कोशिश करती है, लाइक जब आप डरे हुए हो या सोए हुए हो। डेनवर कोलोराडो में पहली टीम सेकेंड नाइट को बेसमेंट में इन्वेस्टिगेशन करती है। उन्हें अभी तक इतना तो पता चल गया था अपने लास्ट टाइम के एस्टेस मेथड के बाद कि यहाँ 2 लड़कियों का मर्डर हुआ था, जिनका नाम कैरा और मैरियन है, और वो उनकी ही स्पिरिट से बात कर रहे थे जब किसी डार्क एंटिटी ने उनका सेशन रुकवा दिया। वो बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उनको एक टनल दिखता है। एमी टनल के अंदर एस्टेस मेथड परफॉर्म करती है, जहाँ वो फिर से उन 2 लड़कियों की घोस्ट से कम्युनिकेट कर पाती है, जहाँ वो एमी को अपना नाम मैरियन बताती है। एमी को कुछ बच्चों के घोस्ट की भी आवाजें आती है, पर फिर से वो डार्क एंटिटी आ जाती है और बोलती है गेट आउट, और एमी अपना एस्टेस मेथड का सेशन एंड कर देती है। शेन को वहाँ कुछ शैडो भी दिखती है और आवाज भी आती है, जिसकी वजह से वो टनल से डर के बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे शेन बताता है उसे बहुत बुरे बुरे सपने आए रात को, लाइक वो उसी रूम में गया क्योंकि वहाँ से उसे म्यूजिक की आवाज आ रही थी, और जब उसने बेड के नीचे देखा तो उसे वहाँ एक लड़की की घोस्ट दिखी और वो नींद से जग गया। फिर वो उसी रूम में डबल एस्टेस मेथड ट्राई करते हैं, जिसमें रे और शेन दोनों एक साथ डिवाइस पहनेंगे और ना तो वो एक दूसरे को सुन सकेंगे और ना देख सकेंगे। ऐसा करने से उनको ज्यादा क्लैरिटी और लेजिटिमेसी मिलेगी कि आखिर यहाँ असल में हुआ क्या था। वो दोनों अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ वो कैरा और मैरियन की स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं, जो मदद मांगती है। उन दोनों की स्पिरिट लोगों से कुछ बताने को भी बोलती है, और साथ में ये भी कि वो बैड गाय यहीं पे है जो इविल है। इतने में बेड के नीचे से कोई शेन का पैर पकड़ लेता है। वो डर के खड़ा हो जाता है और ये एस्टेस मेथड का सेशन यहीं पे खत्म कर देते हैं। कुछ देर बाद घर को और एक्सप्लोर करने के बाद वो एटिक में जाते हैं। उनका मानना था डार्क एनर्जी वहीं पे रहती है। वहां जाते ही बहुत सारी लटकती हुई कैंडल में से बस एक कैंडल हिलने लगती है और एक स्पिरिट एमी से कम्युनिकेट करके बताती है आई एम द वन हु मूव द कैंडल। फिर अचानक बाहर से सीटी बजने की आवाजें आने लगती है और बाहर जाकर चेक करने पे पता चलता है सारे डोर ओपन है, जिसको वो अंदर जाने से पहले बंद करके आए थे। शेन और रे बताते हैं उन्होंने अपने पूरे कैरियर में इतनी पावरफुल एनर्जी कभी फील नहीं की। फिजिकली ये हमारे लिए एक वार्निंग है। उधर प्रिस्टन कनेक्टिकट के कैप्टन ग्रांट्स होटल वाली टीम अपने लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस को एक दूसरे से शेयर करती है, जहां वो बताती है लास्ट टाइम के सेशन से एक बात तो क्लियर हो गई, उन्होंने बहुत सारी स्पिरिट से कम्युनिकेट किया एक साथ, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हैं। आखिर सालों से इस होटल में ऐसा हो क्या रहा है। फिर वॉइस ओवर में इस जगह की कुछ हिस्ट्री बताई जाती है, लाइक कैप्टन ग्रांट्स होटल 250 साल पहले बनाया गया, जहां अमेरिका की रिवॉल्यूशनरी वॉर के टाइम ये सोल्जर के रहने के लिए जगह थी। उसके 100 साल बाद ये उन गुलामों का अड्डा बन गया जो सिविल वॉर से भाग के आते थे। इस होटल के कुछ ही फीट पीछे कनेक्टिकट का एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रेवयार्ड भी है, जहां हजारों लोग दफन है 3 सदियों से। ये डिसाइड करते हैं ये एडिलेड की घोस्ट से कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम एडिलेड ने ही इनके सवालों का ज्यादा जवाब दिया था। सेशन के दौरान एडिलेड से बस उन्हें इतना पता चलता है कैप्टन ग्रांट्स उनके पति थे, और मे बी उसकी स्पिरिट यहाँ इसलिए फंसी है क्योंकि वो कैप्टन ग्रांट्स के आने का वेट कर रही है। नेक्स्ट डे शीन बताता है उसे ज्यादातर मैसेज तब मिलते हैं स्पिरिट से जब वो सोया होता है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं और आप ज्यादा नजदीक होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। स्पिरिट को भी ये बातें पता होती है, तो वो आपको मैसेज देने के लिए आती हैं। शीन बताता है एडिलेड की स्पिरिट भी रात को आई थी उसके पास। उसने शीन को दिखाया कि वो हॉलवे में टहल रही है और उसने किसी अपने आप को खोया है जिसका वो वेट कर रही है, मतलब कैप्टन ग्रांट्स का। फिर वो एक विंडो के पास जाती है और बाहर की तरफ पॉइंट आउट करती है और बस शीन की आंख खुल जाती है। फिर वो उसी खिड़की के बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं जिस विंडो के बाहर एडिलेड की घोस्ट पॉइंट आउट कर रही थी, और वहाँ उन्हें एक कब्रिस्तान मिलता है। उन्हें लगता है एडिलेड की घोस्ट उन्हें बताना चाहती है उसे कहाँ दफनाया गया, और कुछ देर ढूंढने पे उन्हें वहाँ एडिलेड की कब्र भी मिल जाती है जिसपे लिखा था एडिलेड वाइफ ऑफ कैप्टन ग्रांट्स, जिनकी मृत्यु 1861 में हुई 80 साल की उम्र में। एडिलेड की कब्र के बगल में ही उन्हें कैप्टन ग्रांट्स की भी कब्र मिलती है,
जिनकी मृत्यु 1816 में ही हुई, मतलब एडिलेड की मृत्यु से 45 साल पहले। पर आप क्वेश्चन ये था, अगर कैप्टन ग्रांट्स एडिलेड की बगल में ही है तो उसकी आत्मा उस होटल में ही क्यों ट्रैप है, उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली? शेन का मानना था कोई डार्क एंटिटी भी है उस होटल में जिसने एडिलेड और बाकी की स्पिरिट को वहाँ ट्रैप करके रखा है। फिर हम आते हैं मेडिसन नॉर्थ कैरोलिना के मेडिसन गुड्स स्टोर वाली टीम पे, जो अपने लास्ट टाइम के कॉफिन एक्सपेरिमेंट से अभी तक ये जान पाए थे कि उनको जो फैमिली फोटो मिली थी उस फैमिली के साथ कुछ ट्रेजिक हुआ है इसी स्टोर में। उसने उसी फैमिली फोटो के घोस्ट को देखा था जिसने ब्रांडी को ब्लड के विजन भी दिखाए थे लास्ट टाइम के कॉफिन एक्सपेरिमेंट में, जिसे देखकर ब्रांडी को लगा उनको हेल्प की जरूरत है। पर एक और डार्क नेगेटिव एंटिटी है जो ब्रांडी को रोक रही है उनसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने में, जिसके बारे में ब्रांडी को अभी तक कुछ नहीं पता, जिससे ब्रांडी डरी हुई भी है पर फिर भी वो उनकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। वो आगे बताती है उस फैमिली फोटो में जो ओल्डेस्ट डॉटर है वो ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहती है, तो वो आज रात उस पे ज्यादा फोकस करेगी और उससे कम्युनिकेट करेगी अपनी मीडियमशिप एबिलिटी का यूज करके, जिसमें बेसिकली वो ओल्डेस्ट डॉटर की घोस्ट को अपनी बॉडी में इनवाइट करेगी। ऐसा करके वो उस स्पिरिट के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाएगी जिससे वो स्पिरिट इनके साथ सेफ फील करेगी और इनको बताएगी आखिर ऐसा क्या हुआ था उसकी फैमिली के साथ। फिर वो अपना डिवाइस वगैरह सेटअप करते हैं और ब्रांडी उस ओल्डेस्ट डॉटर के स्पिरिट को अपनी बॉडी में इनवाइट करती है। स्पिरिट बताती है मुझे डर लग रहा है, हम हमेशा अपनी फैमिली में ऐसा शो करते थे कि सब खुश हैं और ओके हैं, मैंने भी कोशिश की, और बेबी बेबी रिपीट करने लगती है। फिर हमें एज अ ऑडियंस वॉइस ओवर में इस जगह की रियल हिस्ट्री बताई जाती है। 1929 में यहाँ लॉसन फैमिली रहती थी अपने बच्चों के साथ और पूरी फैमिली को क्रिसमस डे के दिन मार दिया गया था और उन सबकी लाशों को इम्बाल्ड करके इसी मेडिसन स्टोर में रखा गया था। दरअसल दिसंबर 25, 1929 को टोबैको फार्मर चार्ली लॉसन ने अपनी वाइफ फैनी, 2 बेटे 3 बेटियां जिसमें से एक 16 साल की बेटी प्रेग्नेंट थी और एक इन्फेंट बेटी, सबको शूट कर दिया। फिर ब्रांडी एक तरफ इशारा करके बताती है यहाँ कोई डार्क एंटिटी है जो मेरी तरफ आ रही है सीधा एटिक से। उसे उस फैमिली फोटो के फादर पे शक था कि उसी ने अपनी पूरी फैमिली को मारा और उसकी स्पिरिट ही वो डार्क एंटिटी है जो ब्रांडी को फैमिली के बाकी मेंबर से कम्युनिकेट करने में ब्लॉक कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता सदियों से सीक्रेट रहा सच सबको पता चल जाए, और वो अपना सेशन यहीं पे एंड कर देती है। फिर वो एटिक को इन्वेस्टिगेट करने का प्लान करते हैं और एटिक को इन्वेस्टिगेट करने पे भी उनको वही फीलिंग होती है, उनके फादर ने ही पूरी फैमिली को मार दिया। एपिसोड 2 7 नाइट के साथ साथ यहीं पे खत्म हो जाता है।